जय हिंद। तो दोस्तों आईबीपीएस ने क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उसने 6100 से ज़्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी स्टेट वाइज होती हैं। तो अभी मैं आपको वैकेंसीज दिखाऊंगा और थोड़ा सा खुशी की बात यह है कि जब लास्ट ईयर वैकेंसी आपकी जारी हुई थी उससे ज़्यादा नंबर इस बार आपकी वैकेंसीज में आई हैं। और अच्छी बात और ये है कि अभी 5 बैंक ने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं, तो वो अभी रिपोर्ट करेंगे तो आपकी वैकेंसीज और भी बढ़ने के इसमें चांसेस हम लोग को दिख रहे हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज को अच्छे डिटेल में जानेंगे। बाकी जो पूरा आपका नोटिफिकेशन है, वैसे आप देखोगे जो पीडीएफ है वो 70-80 पेज की है, लेकिन यहाँ मैं आपको 10 से 15 स्लाइड में एकदम ब्रीफ में हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज, एजुकेशन, आपका एलिजिबिलिटी, सिबिल स्कोर और अपना सिलेबस और अपनी प्रिपरेशन और अपनी जो है जितनी भी चीज़ें आती हैं, सैलरी क्या है, बाईपार्टिट सेटलमेंट के बाद नई सैलरी कितनी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको अगले 10-15 मिनट में जो है समझा दूंगा अच्छे से। तो ध्यान से लगा के बैठ जाइएगा वीडियो को, अच्छे से आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहिए। आईबीपीएस क्लर्क का जो ये आपका फॉर्म फिलिंग है ये आज ही स्टार्ट हो गया आपका 1 जुलाई से 21 जुलाई, 21 दिन का आपको समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। लेकिन तभी मैं हमेशा बोलता हूँ अभी 1-2 दिन फॉर्म को रुक जाना, आराम से जल्दीबाजी में फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। फोटो क्या है, क्या क्या नीड है, हर चीज़ को लोग बात करेंगे, उसके बाद जो है आप फॉर्म भरिएगा। चलिए, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दोस्तों आप देखोगे ये अगस्त में है और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है ये आप देखोगे इसका अक्टूबर में है। अब आपको डाउट आएगा सर अभी कुछ दिन पहले आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आया था रीजनल रूरल बैंक का, वो भी आईबीपीएस ने जारी किया था सर, उसका एग्जामिनेशन भी अगस्त में है। हाँ, तो उसका क्या है, जो आपके स्टार्टिंग के अगस्त के जो स्टार्टिंग के वीकेंड्स हैं, फर्स्ट सेकंड वीकेंड्स में, थर्ड वीकेंड में भी वो आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन हो जाएंगे और ये आपका लास्ट वीकेंड में होगा इसका एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए मेंस का एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में इसका पड़ रहा होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सर, इसका एज लिमिट क्या है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, क्लर्क के जो एज लिमिट होती है वो क्या होती है सर, कि आपकी एज आपकी 20 साल से, आपकी जो एज है वो क्या है 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। सर किस डेट पे एग्जैक्ट देखा जाए तो आपकी जो है एज 2 जुलाई 96 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो कैटेगरीज हैं जैसे कि SC/ST हो गया, OBC हो गया, PWD हो गया, तो इन सभी लोगों को क्या कैटेगरी हिसाब से अपने जो एज रिलैक्सेशन है ये देख लीजिएगा, 5 साल, 3 साल और 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ये जनरल EWS और UR के लिए जो आपको दे रखा है ये 20 से 28, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 28 है और 20 मिनिमम है। अच्छा, ऑफिसर्स में यही 30 हो जाता है, लेकिन क्लर्क में इतना ही रहता है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए देखिए इसमें बहुत साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और लिखा हुआ है एनी डिसिप्लिन। तो कई लोग आप लोग पूछते हैं ना, भैया मैंने BSc BCom में किया है या फिर मैंने कंप्यूटर से किया है, बायो से किया है, बीटेक किया है, BA किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब कई लोग पूछते हैं भैया मैंने डिस्टेंस से किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस की भी डिग्री माने रखती है, लेकिन डिस्टेंस में आपने जिस कॉलेज से किया है क्या वो रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो जो है आपका ग्रेजुएशन कंसिडर किया जाएगा। साफ सीधी बात ये है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपके पास जो है एक वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए कि भैया हाँ आप ग्रेजुएट हैं, इस दिन आप ग्रेजुएट हो गए थे और आपके इतने प्रतिशत मार्क्स आए हैं। अब कई लोग पूछने लगे भैया क्या इसमें 60% चाहिए होता है, कहाँ लिखा है, सिर्फ आप पास होने चाहिए और कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं, आप पास हैं, आपके सर्टिफिकेट में लेना होना चाहिए। लेकिन भैया ये रिजल्ट कब तक वैलिड है, जैसे मान लो कि कोई आप में से होगा जो फाइनल ईयर में होगा जिसका रिजल्ट आने वाला होगा, तो वो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत साफ साफ, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत साफ साफ लिख के दे दिया है कि वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज और जिनका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना ये चाहिए ऑन या बिफोर 21 जुलाई। तो अगर 21 जुलाई की रात के 12 बजे तक 11:59 तक आपका रिजल्ट आ गया है, एटलीस्ट ऑनलाइन भी आ गया है, ऑफलाइन से मतलब भी नहीं है, ऑनलाइन भी अगर आ गया है आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपके जहाँ भी आता है, तब भी आपका मान्य होगा। लेकिन 21 जुलाई या उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए भैया ये पास हैं और इनके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में। तो कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए क्या होता है कि आपको ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की मैंडेटरी है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत सही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में या लैंग्वेज में, और उनका कंप्यूटर या फिर IT एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो हाई स्कूल में या तो कॉलेज में या तो इंस्टीट्यूट में। तो आपके हाई स्कूल में, 12th में या तो कॉलेज में या तो कहीं भी आपने जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ा है, अगर आपका कंप्यूटर या फिर IT जैसा कोई सब्जेक्ट है फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बनवा लो। क्या बनवा सकते हैं सर, आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं,
डिप्लोमा बनवा सकते हैं, या फिर आप डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपका आराम से बन जाता है हर जगह से, ये आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाके आराम से जो है इस चीज़ को बनवा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में ये चाहिए। अच्छा, फिर सर यहाँ पे ये क्या है, प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है। देखिए प्रोफिशिएंसी में क्या होता है कि जो आपके क्लरिकल एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो SBI क्लर्क की जैसे भी हुआ है, फिर अपना RRB क्लर्क है, तो वहाँ पे LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब कि जैसे मान लो अगर आपको उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे मान लो आप हो यूपी के और आप भर रहे हो किसी और स्टेट से, तो वहाँ पे मान लो मराठी आती है, तो आपका LPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी LPT होगा मराठी का। ठीक है, अब लेकिन आपने हिंदी के ही हो, आपने 10th-12th में हिंदी पढ़ रखी है, यूपी से ही हो, यूपी में भर रहे हो, तो आपका LPT नहीं होगा। तो ये जो होता है ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ है, शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरा सर आता है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। सर मैं एग्जामिनेशन तैयारी करने का सोच रहा हूँ, जितनी सारी फुलफिलमेंट लिखी थी ये सारी एलिजिबिलिटी, मैं एलिजिबल हूँ, तो सर अब इसका एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे इसका पेपर होता है। देखिए जो IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है ना, ये 2 चरणों में होता है, 2 मतलब फेज में होता है। पहला फेज आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिख रहा है, और दूसरा फेज जो होता है इसका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। इसको बताऊंगा डिटेल में। प्रीलिम्स में क्या आता है सर, यहाँ पे इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, आपके 3 विषय आते हैं, एक आपका इंग्लिश आता है, एक आपका क्वांट आता है, एक आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, क्वांट जो आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना भूल गया था मैं, तो आप सभी लोगों को मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट हमारा है। इंग्लिश भी आता है आपका और रीजनिंग भी इसमें आता है। 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आते हैं, और 1 घंटा आप लोग को लगता है यहाँ पे 60 मिनट्स इसको पूरा पेपर को देने के लिए। अच्छा, अब कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी पेपर का आइडिया नहीं होगा, भैया पेपर क्या होता है, किस तरह का पेपर होता है। तो आप सभी लोग के लिए मैं काम कर रहा हूं कि पिछले प्रीवियस ईयर पे बेस जैसे पेपर आपका आया था उस लेवल का एक जो है इसका मॉक टेस्ट, IBPS क्लर्क का एक मॉक टेस्ट की डिस्क्रिप्शन में मैं ना लिंक डलवा दे रहा हूं। आप सभी लोग जाके उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आराम से, फ्री में है सबके लिए। पहला मॉक उसका है जो है फ्री है, अटेम्प्ट करना ये जानने के लिए यार ये पेपर जो होता है ना किस तरह से पेपर होता है। इस पेपर की तैयारी मेरी अभी कहाँ है, मेरा अभी कितना तैयारी है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग सब अच्छे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से एक बार जरूर मॉक टेस्ट लगाइएगा और बताइएगा अभी आपका परसेंटाइल या कितने मार्क्स सभी लोग के आप लोग के आ रहे हैं। और जो लोग आगे तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप सभी लोग मॉक परचेज भी कर सकते हैं, कूपन कोड लगा लीजिएगा CG12, तो आप सभी लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मॉक भी परचेज कर सकते हैं, सस्ते में आपको मॉक भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक तो बात ये हो गई प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। अच्छा एक बात और यहाँ पे लिखिए दोस्तों कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं ना इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, मतलब कि ध्यान ये रखिए कि जैसे मान लो ये 30 नंबर का यहाँ पेपर आता है तो आप इसमें 0 लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ होगी 4, 5, 6 नंबर जो भी होगी उतना मिनिमम मार्क्स आपको सब सब्जेक्ट्स में लाना पड़ेगा, और ये इनके इंडिविजुअल टाइम हो गया, 20-20 मिनट आपको हर पेपर के लिए मिलेगा। मेंस का मैं आपको पैटर्न बताऊं तो मेंस का पैटर्न देखिए कैसे आता है, आपका GK आएगा, GA आएगा, ठीक है, आपका इंग्लिश वही, फिर आपका रीजनिंग, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोस्तों, इससे आपको परेशान नहीं होना, कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपका क्वांट जो कि फिर से वही मैथ्स आता है। अब मेंस में फिर वही होते हैं, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप बढ़ जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको मैं यहाँ यूट्यूब पर कराऊंगा मेंस का प्रैक्टिस वगैरह, तो आप देखिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे होती है कि इसमें मेंस के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट के लिए आपका मेंस का जो पूरा स्कोर आएगा, जितना अच्छा आप मेंस पेपर करोगे उतना ही बढ़िया आपका सिलेक्शन होगा, उतनी बढ़िया आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब अपने हिसाब से जो है पोस्टिंग मिलेगी, और उतनी बढ़िया आपको घर के आसपास मिलने के चांसेस पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें क्रेडिट हिस्ट्री में देखिए कई लोग परेशान होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये पूरा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। क्रेडिट हिस्ट्री में क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि देखिए अगर आपने कभी लोन नहीं लिया, कभी भी आज तक आपका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आपको कोई सिबिल देने की जरूरत नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई लोन लिया है, कहीं भी लोन लिया है और टाइमली अगर आपने पेमेंट कर दी थी, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होगा, आराम से आप सिबिल स्कोर निकाल लो रिपोर्ट, और वो जो है DV के टाइम जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जरूरत पड़ती है एकदम एंड में, अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट्स हु सिविल स्टेटस हैड नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ जॉइनिंग हैव टू आइदर गेट अ सिविल स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस द NOC फ्रॉम द लेंडर टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आपने अकाउंट लिया है, मान लीजिए कुछ अपना लोन आपने लिया था और वो लोन आप प्रॉपर्ली अभी तक जमा नहीं कर पाए या फिर चल रहा है, तो जो लेंडर है, जो बैंक है, उससे आप लोग क्या करेंगे, एक NOC ले लेंगे, हाँ भैया हमको कोई नो ऑब्जेक्शन है, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, ये टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपने सब कुछ भर रखा है तो आपका जो NOC जो सिबिल स्कोर है वो वैसे ही अच्छा आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है भाई, चलो
चलो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, अपना क्रेडिट स्कोर आप निकलवाएंगे टाइमली, अगर आपने पेमेंट की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ भी गई है दिक्कत, आपने टाइमली पेमेंट नहीं भी की है तो एक बार बैंक में जाना, टाइमली उसको पेमेंट करके उसका बंद करवा के उससे एनओसी ले लेना, बस काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैकेंसीज की बात करते हैं। सर वैकेंसीज आपने बोला सर 6100 आई हैं, लेकिन सर कहाँ क्या कितने वैकेंसी आई हैं? तो वैकेंसीज दोस्तों देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो अभी तक 5 बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा आपको मैं वैकेंसी से ले चलता हूँ, ये इनका वेबसाइट आपको खुलेगा और यहाँ पे आप जाएंगे, वैकेंसीज आपको कहीं दिख रही है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए जरा, वैकेंसीज ये रही आपकी अंडर सीआरपी क्लर्क, ठीक है, ये देखिए वैकेंसीज अंडर 2025-26 ये वाले ईयर में। अगर मैं बात करूँ अंडमान निकोबार की, जहाँ पर वैकेंसी आपकी एक है, देखिए कौन कौन से बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र और आपका इंडियन बैंक और आपका यूको बैंक, यूनियन बैंक, ये 5 बैंकों ने भी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं, ये भी रिपोर्ट करते हैं अच्छी वैकेंसी, फिर आपकी वैकेंसी बढ़ी। आंध्र प्रदेश में आपकी 105 वैकेंसी हैं, आप अरुणाचल में जाओगे तो आपके वहाँ पे 10 वैकेंसी हैं, असम में देखोगे तो आपकी 75 वैकेंसी हैं, बिहार में देखा जाए 237 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 39 वैकेंसी, आपका छत्तीसगढ़ में देखोगे दोस्तों 119 वैकेंसी, दादरा नगर में 5 वैकेंसी, आपकी दिल्ली में 268, गोवा में 35 और आपके गुजरात में दोस्तों यहाँ पे 236 है, हरियाणा में 190, हिमाचल में आपके 67, जम्मू कश्मीर में, अच्छा कुछ स्टेट में मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं, जैसे यूपी में भी आपको देख रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टेट में देख रहा हूँ थोड़ा वैकेंसी कम भी आई हैं, कुछ स्टेट में थोड़ा वैकेंसीज जो हैं कम रही हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इन स्टेट में क्या होता है फिर दोस्तों, वही कट ऑफ बढ़ जाती है, ये थोड़ा इनको करना चाहिए कि थोड़ा वैकेंसी को जो है यूनिफॉर्म। अच्छा झारखंड की बात करूँ, झारखंड में कितने आपके 70 वैकेंसी हैं, कर्नाटका में आपकी 457 वैकेंसी हैं, ठीक है गुड। केरला में देखा जाए दोस्तों आपकी 106 वैकेंसी, उसके बाद आपकी लद्दाख में 3, लक्षद्वीप में 0, आपकी मध्य प्रदेश में दोस्तों 354 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 590, मणिपुर में आपकी 6, मेघालय में आपकी 3, मिजोरम में आपकी 3, नागालैंड में आपकी 6, फिर उसके बाद उड़ीसा की बात करूँ दोस्तों 107, उड़ीसा में देखिए फिर से कम आई है, उड़ीसा में फिर से इस बार कट ऑफ आपकी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। पुडुचेरी की बात करूँ 8, पंजाब में आपकी वैकेंसी 404, गुड। राजस्थान में भी वैकेंसी आपकी 205 है, थोड़ा कम है मुझे लग रहा है, और स्टेट कंपेरिजन में 135 है, पीएनबी ने के लिए दिया है। कैनेडा ने यहाँ पे 0 वैकेंसी दी है, चलिए कैनेडा वैसे साउथ में ज़्यादा देता है मेरे ख्याल से, नीचे वाले तमिलनाडु में आपको ज़्यादा मिले कैनेडा का। सिक्किम का यहाँ पे 5 है, तमिलनाडु में तमिलनाडु देखिए 65 है ना, तमिलनाडु में कैनेडा देखिए 440 वैकेंसी, हाँ देखिए अकेले 665 में 440 अकेले कैनरा बैंक ने दी है, साउथ में ज़्यादा वैकेंसी आती है कैनरा बैंक की, ठीक है। तेलंगाना में आप देखो 104 है, फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं त्रिपुरा, फिर आपका त्रिपुरा में कितना था 19, यूपी में भाई देखो यूपी में बढ़ने वाला है भैया कंपटीशन, ठीक है। एसबीआई क्लर्क में भी हुआ था 1700 वैकेंसी आई थी, आईबीपीएस क्लर्क में यूपी में अकेले 1246 वैकेंसी आई है, 550 पीएनबी ने दी है, 288 सीबीआई ने, ऐसे कर करके बाकी लोगों ने दी है, ठीक है। कैनरा ने दी है 277, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ना वैकेंसी का चार्ट ये आपको मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, ये आपकी पूरी वैकेंसी। लास्ट में कौन सा स्टेट था ये आपका बंगाल था ना, वेस्ट बंगाल में है 331 वैकेंसी, ठीक है। अभी इसमें भी ये 5 बैंक अगर बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बढ़ने के चांसेस आपके अच्छे खासे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने कम दिया है, कैनरा ने यहाँ पे 0 दिया है वेस्ट बंगाल में, चलिए कैनरा ने वेस्ट बंगाल में 0 दिया है, थोड़ा देना चाहिए था, ठीक है। तो ये रहा आपका वैकेंसी का स्टेट वाइज चार्ट हो गया, तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई। आगे और बढ़ते हैं जल्दी से। अब सर यहाँ पे तैयारी तो मेरी हो गई, अभी आपने तैयारी से अच्छे समझा दी कि सर ये प्रीलिम्स होगा, ये मेंस होगा, लेकिन सर जो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें कट ऑफ कितनी जाती है? आगे कुछ जो है आपकी प्रीवियस से कट ऑफ देखते हैं। सर 2023-24 की बात करूँ, 2000 यहाँ पे 22 की बात करूँ, 2023-22 में कट ऑफ क्या गई थी आईपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स की। कट ऑफ का मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से कितनी कट ऑफ जाती है मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ, 78, 79, ठीक है। ये गोवा में चलो वैकेंसी वहाँ तो अलग ही सीन है, 85, 80 के आसपास, यहाँ पे 80, 80 प्लस 80 के आसपास आप मान लो यहाँ पे कट ऑफ है। सर यहाँ पे 76, 80, 87, 84, 86, 87 देखो कहाँ गई, बिहार में गई वैकेंसी, यहाँ पे कम रही होगी ना काफ़ी, ठीक है। 87 हिमाचल में वैकेंसी कम जाती है, 87 यहाँ पे चली गई आपकी, ठीक है। 78, 86, 89 उत्तराखंड में 89 और आपका ये। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं भाई 90 भी टच कर जाती है, 89, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ की रेंज है आप मान चलो 75 to 90 के लेवल में रहने वाली है। किस लेवल का पेपर आएगा, कितना इजी पेपर आएगा और आपको तैयारी भी कैसे करनी है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका पेपर बहुत ईजी आता है, आपको स्पीड बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी बताता हूँ उसके लिए मैं तैयारी कैसे आपको करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का सीन यहाँ पे दोस्तों ये बनता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैं बात करूँ इंग्लिश में तो आपकी सारी चीज़ें आती हैं, क्लोज टेस्ट आ गया, करेक्शन आ गया, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्पिटिशन, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सर ये मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका सिलेबस अच्छे से कि ये चीज़ें क्या क्या आती हैं, ठीक है। और इसकी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट आपका आता है, पजल्स आता है, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, आपको डिस्टेंस डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डीएस और आपका मिसलेनियस। अब बात करते हैं क्वांट की, अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपको ये मैं कैसे बताता हूँ। देखिए आपको जो स्पीड मैथ्स है ना, इसमें 3 चीज़ें ये आपके पोर्शन आती हैं स्पीड मैथ्स में, ठीक है। 35 नंबर का जो पेपर होगा क्वांट का, क्वांट में 35 क्वेश्चन आएंगे आपके 35 नंबर के। उसमें आपके ये जो 15 नंबर के स्टार्टिंग में आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके
सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, नंबर सीरीज के और इनक्वालिटी के आते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ही सिंप्लीफिकेशन आता है क्लर्क में। फिर आता है आपका अर्थमेटिक आता है। सही है, अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक में आपके जितने चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं, परसेंटेज से लेके रेशियो, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पेड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब का आपके लगभग 12 से 13 चैप्टर ये होते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि अर्थमेटिक फॉर्म करते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आता है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपने कई बार देखा होगा, टेबल चार्ट होती है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ बना होता है, तो ये भी आपके 2 से 3 उसमें डीआई देखने को आपको जहाँ तक मिल सकती है, 2 डीआई जहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो 15 नंबर लगभग इसके आते हैं आपके, और 15 के बाद आपके बचे 20, तो 10 के आसपास लगभग ये आपके आते हैं। 35 नंबर का इस तरह से आपका टोटल ये बनता है। ठीक है सर, आगे क्या है? सैलरी की बात कर लेते हैं। जरा सैलरी क्या सीन है इसकी? सैलरी की मैं दोस्तों बात करूँ, देखिए क्या है ना, इसकी जो सैलरी पहले बेसिक जो इसका पे था वो 19,000 के आसपास था। ठीक है, 19,000 या 20,000 के आसपास था, 19,700 के आसपास। अभी जब इसका 12th बाई पार्टी सेटलमेंट हुआ तो उसकी जो सैलरी थी बेसिक वो बढ़ के 26,000 के आसपास होगी मार्च में अप्लाई हुआ था, मार्च में अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो जो इन लोग का ग्रॉस सैलरी आता है, अगर इन लोग की ग्रॉस सैलरी आप देखोगे मार्च की और ये इसके बाद के देखोगे तो 42,000 के आसपास जो इन लोग का ग्रॉस पे है, 42,000 43,000 के आसपास इन लोग का ग्रॉस पे बन जाता है। यहाँ पे आपके स्पेशल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, सब आपके अलाउंस मिला के कुछ कटता है चीज़ें, एनपीएस वगैरह कटती हैं। उसके बाद जो इनकी नेट सैलरी आती है अमाउंट हाथ में, वो लगभग 39 से जो है 40,000 के आसपास इन लोग की सैलरी हाथ में आ जाती है, जो कि एक डिसेंट सैलरी है क्लर्क के हिसाब से। और बाईपार्टिट सेटलमेंट लगने के बाद ये सैलरी आपकी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो लगभग आप अगर एक क्लर्क में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो मिलेगी कितनी? 40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और ये सब ज्वाइनिंग सब होता कब है? आपका जब ये मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद सीधा आपकी लिस्ट आएगी, रिजल्ट आपका 1 अप्रैल को आ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को आपका रिजल्ट आएगा, उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद इन लोग क्या करेंगे? ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। चलिए छोटो, अब दोस्तों यहाँ पे देते हैं इसकी तैयारी कैसे आप लोग करेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसकी जो प्रिपरेशन होती है, आप रीजनिंग, इंग्लिश, इनको तो पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मैं एक दिन बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, स्ट्रैटेजी वीडियो, कि कैसे अगले 30 दिन में आपका आरआरबी के एग्जामिनेशन में उसको भी आपको टारगेट करके चलते होना है, चलना है, और साथ में आईपीएस क्लर्क को भी टारगेट करना है, क्योंकि आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ठीक है, और आपका आईबीपीएस क्लर्क, ये साथ में तैयारी चलेगी, सबकी साथ में तैयारी चलेगी। और लगभग लेवल भी सेम होता है। आरआरबी क्लर्क आपका बहुत ईजी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क, ये सब सेम लेवल के लगभग होते हैं। तो इनका जो तैयारी है आपका साथ में चलेगा। अगले 30 दिन 35 दिन आपको ढंग से तैयारी करनी है इन चीज़ों की, इन दोनों एग्जामिनेशंस की। ठीक है, तो आपकी यूट्यूब पे लगातार रेगुलर क्लासेस चली रही हैं। लेकिन जिन लोग को यहाँ पे पेड में लेना है, मान लीजिए जिन लोग बैचेस लेना चाहते हैं, तो हमने एक आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, इन तीनों एग्जामिनेशन का इसलिए साथ में बैच आता है हर साल ये, और ये आपका अल्फा बैच लॉन्च किया है, जिसका अभी करंट प्राइस ये ऑफर पर रखा गया है, 35% आपको ऑफ मिलेगा 649 रुपीज़ में। इसमें आपका प्रीलिम्स भी इंक्लूड है, आपका मीन्स भी है। अभी हम लोग प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अल्फा की जो क्लास है ये आपकी लगभग शाम को 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे। इसमें हम लोग जो है स्पीड मैथ्स खत्म कर चुके हैं। डीआई की आपकी क्लासेस आई थिंक 6-7 क्लास हो चुके हैं, 2 क्लास और बची होंगी। फिर इसमें हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज, परसेंटेज चलेगा, रेशियो चलेगा, फिर आपका प्रॉफिट लॉसेस करके हम लोग पूरा इसमें खत्म कर रहे होंगे। 31 जुलाई से पहले या फिर 1 अगस्त तक मैं आपका इसका प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर दूंगा, फिर मेंस का स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जो लोग बैच में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक में ले सकते हैं। और ये बैच तो उसमें मिलेगा ही, आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारा 1 साल का। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये पूरा 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको अल्फा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारा आगे आने वाला एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ का बैच है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके जस्ट पहले हमने अभी फाउंडेशन बैच खत्म किया है, जो कि हमारा बहुत बेसिक बैच था, बहुत लंबा, सबसे लंबा बैच था, 5.5 महीने का, ये खत्म किया, ये भी आपको मिल जाएगा। रिपीटर्स का मेंस का बैच खत्म किया है वो जस्ट अभी, वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे बैचेस का अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो 1599 में आपको ये जो है एक्सेस मिल जाएगा। अभी ये ऑफर चल रहा है 3-4 दिन के लिए, कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा आरआरबी, ठीक है। और ये चीज़ बाकी दोस्तों आप लोग से स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आता हूँ, जल्दी इसमें मुलाकात होगी। और सभी लोग जाके अपना मॉक जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और जिनको मॉक परचेज करना होगा, सस्ता मॉक है, बढ़िया मॉक है, गाइडली का आपको मिल जाएगा विद इन द प्राइस। और आप कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा CG12, कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे CG12, तो आपको सस्ते में वो जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।